नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ और हम पहुंच चुके हैं हिसार। हिसार हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव है और कुछ ही दिन में ये चुनाव मुकम्मल होंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक बिसात क्या है, राजनीतिक माहौल क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे इस खास सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल। जेपी दलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राज भाई। सबसे पहले जानना मैं आपसे ये चाहूंगा कि जो ये चुनाव है, अगर हम इन चुनावों को बीजेपी और कांग्रेस से इतर देखें तो ये युवा बनाम अनुभव की लड़ाई है। कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को, बीजेपी कहां पर खड़ी है? ये चुनाव जो है सही मायने में युवा या अनुभव की लड़ाई ना होकर के आदमपुर क्षेत्र की जनता जो है मुख्य धारा देश में जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें कुलदीप बिश्नोई जी को लेके आई है, उस खुशी का चुनाव है। और ये सौभाग्य की बात है कि शिक्षित, इंटेलिजेंट और भजनलाल परिवार से उनके सुपुत्र जो भव्य बिश्नोई हैं वो उम्मीदवार मिला है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की खुशी है कि उनका एक विधायक बढ़ेगा। और इस क्षेत्र के अंदर हमेशा आज से 12-15 साल पहले हरियाणा के अंदर 2005 तक इस क्षेत्र का डंका बजता था जी। लोगों को भजनलाल जी आदमपुर को साथ जोड़ के देखते थे और कभी भी भजनलाल जी के परिवार इस क्षेत्र से हारा नहीं है जी। आपने एक बात बोली, मैं उसी बात से सवाल उठाना चाहूँगा। आपने कहा कि बीजेपी का एक विधायक बढ़ रहा है, यानी हम ये माने कि आप कॉन्फिडेंट है कि भव्य बिश्नोई ये चुनाव जीत रहे हैं? निश्चित तौर पर चुनाव के जीतने में किसी को भी शंका नहीं है। विपक्षी जो दल के नेता हैं उनको भी नहीं है। मुद्दा ये है कि मार्जिन कितना हो। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर वो जीत रहे हैं तो उसके पीछे का फैक्टर क्या है? वो भजनलाल परिवार से आते हैं, ये पहला फैक्टर है, या फिर वो बीजेपी में आ चुके हैं, ये फैक्टर है, या फिर जो आपने मोदी जी का जिक्र किया शुरू से, ये उसका फैक्टर है? कौन से फैक्टर को हम मान रहे हैं? इस उपचुनाव के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज इस आदमपुर में या हिसार में हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में जो माहौल है, मोदी जी ने जो काम किया है 8 साल के अंदर, जो संकट का घड़ी थी, कोरोना में दुनिया सारी परेशान थी और सारी विश्व को ये लगता था कि भारत अपनी इस बीमारी के संकट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जितनी सुंदरता से, शिद्दत से जो मुकाबला किया और हमारे यहाँ कोरोना के दौरान मौतें कम हुई, अमेरिका, यूरोप जो विश्व के शक्तिशाली देश है उनसे कम हुई। प्रबंध किया, ऑक्सीजन की कमी आई तो ऑक्सीजन दी, वैक्सीन दे, स्वदेशी वैक्सीन बनाई और जो दवाइयाँ थी वो दी, गरीब आदमियों को भोजन का प्रबंध किया। तो आप कह रहे हैं कि जो मोदी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा हावी यहाँ पर? सबसे ज़्यादा आज मोदी फैक्टर हमारे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके अंदर भी काउंट कर रहा है। हमारे करोड़ों करोड़ों भारतवासी विदेशों में रहते हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, बात होती रहती है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन काल में हमें इतना मान सम्मान भारतवासी को कभी नहीं मिला जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला है। लेकिन मंत्री जी, बिश्नोई परिवार लंबे वक्त से इस सीट पर जीतता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है। तो उस एंटी इनकम्बेंसी से कैसे लड़ेंगे या लड़ रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, ये जो आदमपुर का क्षेत्र और भजनलाल जी का एक तरह से पारिवारिक रिश्ता है, उनके कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहे हैं। हर परिवार से उनके व्यक्तिगत रिश्ता रहा है और एक पीढ़ी से नहीं, पिछले 55 साल से भजनलाल जी यहाँ से जीते, उनकी पत्नी जीती, उनका बेटा जीता, उनकी अब पोता चुनाव में आ गया है। और ये कोई ऐसा यूं ही नहीं हो जाता कि लगातार कोई एक परिवार का कैंडिडेट बार बार जीतता रहे। तो उसका ये है कि आदमपुर क्षेत्र के लोग और भजनलाल परिवार आपस में इतने घुले मिले हैं कि वो कभी भी उनके अंदर ऐसा एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं होती। और मैं तो ये समझता हूँ, जनता भी यही कहती है। कुलदीप जी को जो ये फैसला लेना पड़ा कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में, उसमें आदमपुर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। सर, दो कड़वे सवाल जो आपने बातें कही इसी से,
पहला ये कि जो आपने परिवार की बात की, तो बीजेपी तो परिवारवाद के खिलाफ उभरकर खड़ी हुई पार्टी खुद को बताती है, मानती है। ऐसे में जो परिवार की विरासत चली आ रही है, उसे आगे आप कहें कि एक ब्रांच बनाने में कहीं मदद तो नहीं हो गई? और दूसरा इसी के साथ मेरा जुड़ा सवाल, लेकिन पहले आप इसी का जवाब दे दें। पहले आप देखिए, कांग्रेस के विधायक थे कुलदीप जी, उन्होंने हिम्मत का काम किया, कांग्रेस रूपी डूबते हुए जहाज से उन्होंने मुक्ति पाई और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन की, विधानसभा की सदस्य से उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो उनके परिवार का जो बचा हुआ टाइम था 2 साल का, क्या उनका हक नहीं बनता? क्या कोई ऐसा करेगा कि भाई आपने आप क्षेत्र में इस्तीफा दिया है, आपने अपनी जो विधानसभा की सदस्यता बीच में छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो पहला हक ये है कि उसमें उन्हीं का परिवार का बनता था। इसमें परिवारवाद की बात नहीं है, और वो भी फिर उनकी बजाय एक नौजवान शिक्षित युवा नेतृत्व हमारा जो भारतीय जनता पार्टी में उभारने का एक जो परिपाटी है, उसी श्रृंखला में जो भव्य बिश्नोई को इस क्षेत्र में हमने उम्मीदवार बनाया है। ठीक है सर, वैलिड पॉइंट। लेकिन इसी से जुड़ा जो मैंने कड़वा सवाल दूसरा कहा, वो दूसरा सवाल ये कि वो राज्यसभा चुनाव में मदद कर गए, इसलिए उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया। क्या इस बात को भी माना जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है इस बात को लेकर कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए, तो उन्हें वहाँ पर इसीलिए केटर किया गया? नहीं, राज्यसभा चुनाव हो या कोई, उससे पहले भी वो बोल ही चुके थे कि मुझे कांग्रेस में नहीं रहना है, और जिस पार्टी में रहना ही नहीं है तो उन्होंने एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दे करके एक अच्छा काम किया है। और वो जो उम्मीदवार था, वो कोई हमारा उम्मीदवार थोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा था, निर्दलीय उम्मीदवार था। उसको उनको हक है कि मैं इस पार्टी के अलावा जो इसके विप को नहीं मानता है, इसकी नीतियों को नहीं मानता, मैं एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहता हूँ। तो सभी जनता ने उसका समर्थन किया था, और ये है कि हमारे उम्मीदवार को नहीं दिया था, हमने भी उसको समर्थन किया है, जेजेपी ने भी उसको समर्थन किया है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट ने भी उसको समर्थन किया है, और कांग्रेस के भी कुछ और शायद हो सकता है कि उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे। सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब चुनाव थे, तो उन चुनावों के दौरान सोनाली फोगाट बहुत एक्टिव थी, जो विधानसभा चुनाव थे, लेकिन अब वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है। बीजेपी को कितना बड़ा डेंट उनके ना होने से, और क्योंकि पिछले चुनावों में वो उम्मीदवार थी इसी सीट से? देखिए, सोनाली फोगाट जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़ा, और हमें बड़ा दुख हुआ है पूरे भारतीय जनता पार्टी के काडर को कि वो हमारे बीच में नहीं रही। उनकी दर्दनाक मौत हुई है, वो जांच चल रही है, सीबीआई को केस चला गया है। लेकिन जब हमने भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप जी को उनको ज्वाइन करवाया, तो मैं उनके बड़े दिल को नमन करता हूं कि सोनाली जी ने अपने उसमें घर में उनका स्वागत किया, और ये भी कहा कि ठीक है, इस बार जो प्रत्याशी आपके ही परिवार से हो, क्योंकि आप लोगों ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ी है। तो ये उन्होंने सोनाली जी ने बड़ा दिल दिखाया। मैं कांग्रेस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं उन 2 दलों पर आना चाहूँगा जो कोशिश तो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सर्वाइवल की लड़ाई भी हरियाणा के लिहाज से लड़ रहे हैं। उसमें एक है आईएनएलडी, जो सत्ता पर काबिज भी हुई, लेकिन अब मात्र एक विधायक पूरे के पूरे प्रदेश में उनका। आईएनएलडी की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? और आम आदमी पार्टी, जिनके पूरे देश में 2 सीएम, एक दिल्ली में और एक पंजाब में, वो भी यहाँ पर आकर रैली तक कर लेते हैं। ये आपका सही सवाल है। आईएनएलडी एक विधायक की पार्टी है, और उनका जो इकट्ठा दल होता था किसी वक्त, उसमें टुकड़े टुकड़े हो गया। उसमें से जो ज़्यादा संख्या वाला दल था, वो हमारी सरकार के अंदर भागीदारी है, गठबंधन की हमारी सरकार है। और आईएनएलडी का मुझे कुछ ज़्यादा अभी भविष्य दिखाई नहीं देता निकट भविष्य में। वो पार्टी बहुत ही कम प्रभाव उनका रहा है। दूसरा एक है कि आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हैं, और जो हमारे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेरे विधानसभा में उनकी जन्मभूमि शिवानी है, हिसार में वो पढ़े ही हैं। और जब वो पंजाब में उनकी सरकार आई, तब मैंने कहा था कि वो अगर हमारे
हरियाणा के किसान को जो एसवाइल के पानी की ज़रूरत है वो दे देते हैं तो मैं भी उनका सार्वजनिक अभिनंदन करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। और मुझे नहीं, यहाँ के लाखों लाखों किसानों को ये उम्मीद थी कि उनको यहाँ जानकारी है दक्षिण हरियाणा में पीने का पानी नहीं है, सिंचाई की तो बात ही दूर की है, और हर परिवार को या हर समाज को ये उम्मीद होती है कि हमारे समाज से, हमारे परिवार से कोई बच्चा कोई तरक्की करता है और उसके हाथ से कोई भलाई का काम हो सकता है तो वो ज़रूर उनके लिए करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि केजरीवाल जी ने जो बयान दिया कि एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं दूंगा, उससे हरियाणा के किसानों को बहुत गुस्सा है। किसी भी रूप में वो केजरीवाल जी की पार्टी, आदमपुर उपचुनाव को तो छोड़िए, पूरे हरियाणा में किसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि मुद्दा ये है कि नहर जो है, आज जो भाखड़ा कनाल निकलती है वो 60-70 साल पुरानी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से बार बार आदेश आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा केस जीत चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस नहर का निर्माण करिए। पंजाब कहता है कि हमारे पास पानी कम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी का फैसला हम बाद में कर लेंगे कम होगा तो, लेकिन नहर का निर्माण जरूरी है। और वो हमारी बहुत सारी राजस्थान की जनता, पंजाब की जनता, हरियाणा की जनता, दिल्ली की जनता के लिए पैरेलल नहर का निर्माण होना जरूरी है। अब खुदा न खास्ता ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए, वो नहर टूट जाए तो यहाँ पीने के पानी का संकट आ जाएगा। तो वो एक पैरेलल नहर तो बनाना समय की आवश्यकता है। इतनी छोटी सी बात को भी केजरीवाल जी नहीं समझते। मुझे उनसे उम्मीद थी, हरियाणा के किसानों को उम्मीद थी कि सबसे पहली घोषणा उनकी ये होगी कि मैं एसवाइएल का निर्माण करता हूँ, शुरू करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो राजनेता ना माने और हमेशा बातों को, शब्दों को घुमाता रहे, हरियाणा का मतदाता इतना मूर्ख नहीं है। चलिए, तो आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही बेटे होने के बावजूद वो नहीं कर पाए जो शायद उनसे हर कोई उम्मीद कर रहा था, और उसी की करना नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मैं करूंगा। उन्होंने ये बयान दिया हमारे पास कोई पानी नहीं हरियाणा को एक बूंद देने के लिए। दिल्ली को कहते हैं पानी दीजिए, हरियाणा में अपना पानी का कोई अपना प्राकृतिक साधन है नहीं, और पंजाब से कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे हरियाणा में। तो इससे उनकी सारी राजनीति उजागर होती है। बिल्कुल सर, एसवाइएल का मुद्दा और पानी का मुद्दा तो हरियाणा के लिए, पंजाब और दिल्ली के लिए ऐसा कि जिस पर घंटों हम डिबेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश को टिकट दिया गया है। जेपी बड़े नेता है, पेट्रोलियम मिनिस्टर तक रहे हैं। उनके सामने एक युवा नेता है जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था। तो उससे टैकल करने के लिए बीजेपी कहें या फिर भव्य बिश्नोई कहें, क्योंकि ये कार्ड कांग्रेस पार्टी ने खेला है कि एक अनुभवी नेता को यहाँ पर लेकर आएं, उनके हक में या फिर उनके आप कहें कि फेवर में कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं जा रही है और आपको लग रहा है कि उन्हें डेंट यहाँ पर मिलेगा इसकी वजह से? देखिए राज भाई, मैं क्षेत्र में पिछले 15 दिन से मैं जाता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ और लोगों में आम चर्चा क्या होती है वो भी मुझे समझ में आती है। 2009 में जयप्रकाश जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था जी। अच्छा क्लोज कंटेस्ट था और गांव-गांव वो गए थे और उन्होंने तब ये वायदा किया था कि मैं हारूं या जीतूं, आदमपुर का विधायक बन के काम करूंगा, हर सप्ताह आपके बीच में बैठूंगा, आऊंगा। लेकिन 13 साल के बाद वो फार्म भरने आए, उससे पहले किसी भी गांव में किसी से मिलना, किसी से कोई उसके बाद तो वो कलायत के विधायक रहे, अगला चुनाव वो हार भी गए। तो उनके यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं है, लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा और है आदमपुर में। भजन लाल जी यहाँ 12 साल मुख्यमंत्री रहे। पूरे हरियाणा और में भजन लाल जी और आदमपुर को एक नाम से जाना जाता था। आदमपुर की जनता गर्व महसूस करती थी कि हमारे विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे विधायक केंद्र में मंत्री रहे। और 2005 में कांग्रेस पार्टी ने भजन लाल जी को अध्यक्षता में उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना करके चुनाव लड़ा। कांग्रेस का बहुमत आया। हुआ क्या, भजन लाल जी को किनारे करके मुख्यमंत्री किनको बनाया? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को। ये इस घटना के बाद आदमपुर की जनता अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। कांग्रेस ने उनके साथ जो अन्याय किया, इनके दिल में टिस है।
उनको ये भी पता है कि आदमपुर की चौधर ख़त्म किसने की, भूपेंद्र हुड्डा ने ख़त्म की। तो भूपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश कितना ही घूम ले, उनको यहाँ कोई किसी तरह का समर्थन मिलने की मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन हम देखते हैं मंत्री साहब कि वो खुद जेपी हों, खुद उदयभान हो जो प्रदेशाध्यक्ष है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और आज उनका बयान ये आया है कि हम निश्चित तौर पर जीत रहे हैं और हम बहुत कंफर्टेबल जोन में हैं। दीपेंद्र हुड्डा लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं लगातार कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस की कमान तो पूरे तरीके से मिली हुई है और इन आदमपुर चुनावों को वो एक सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं कि अगर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो शायद हम फाइनल्स में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। एक बार बयान मैंने देखा था कहीं, वो दीपेंद्र जी ने कहा था कि ये हरियाणा के अगले 2024 के असेंबली चुनाव का ही सेमीफाइनल है। हालांकि मेरी कोई आदत नहीं होती कि मैं किसी को चैलेंज करूं, लेकिन जब उन्होंने कर ही दिया है तो हमें स्वीकार है। और यहाँ निश्चित तौर पर जो है भाई भव्य विश्नोई जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। और इसका परिणाम यही है कि जो मनोहर लाल जी ने बगैर भेदभाव के गरीब कल्याण के काम किए, गरीबों को नौकरी दी, इस क्षेत्र के अंदर भी सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हुए। आप जाओगे बालसमंद गांव में जाके देखना, नहरी पानी उनको कभी नहीं मिलता था। नहरों की रिमॉडलिंग की, पीछे से जमुना और भाखड़ा को ज्वाइन करवाया, दोनों नहरों का पानी इनको दिया। बीमा का पैसा यहाँ 125 करोड़ रुपए मिला है, खराबे का पैसा मिला है। किसान के लिए कपास का अच्छा भाव है, सरसों का अच्छा भाव है। हरियाणा 14 फसलें खरीदता है। हरियाणा प्रदेश जो है, क्योंकि किसानों का क्षेत्र है, किसान हित में जितने फैसले हरियाणा ने किए हैं इतने किसी ने नहीं किए। पशुपालन के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड है, बागवानी के लिए बागवानी बीमा योजना है। तरह तरह की योजनाएं बना करके हमारी कोशिश ये रही है कि किसानों को ग्रामीण क्षेत्र की को ऊपर उठाया जाए। हाँ। सर, इन चुनावों की अगर मैं बात करता हूं तो मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप भी इसी इलाके के आसपास से आते हैं और आप यहां की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां पर जातिगत समीकरण क्या काम कर रहा है, क्या करता है, और क्या मैन टू मैन मार्किंग ज़्यादा रहती है? क्योंकि आपने लगातार इस बात का जिक्र किया कि बिश्नोई परिवार बहुत वक्त से यहाँ की राजनीति कर रहा है और उनकी जो पहुँच है, पकड़ है, वो एक एक शख्स तक है। तो वो किस तरीके का समीकरण है? देखिए राज जी, भारतीय जनता पार्टी ना जाति पाति में विश्वास करती, ना तुष्टीकरण की राजनीति करती, ना क्षेत्रवाद की राजनीति करती। कांग्रेस से इस तरह के काम हमेशा से करती रहती। कांग्रेस से हर जगह कोई न कोई इलाकावाद का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का कुछ न कुछ कार्ड खेलने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ जो भजनलाल जी का सब जातियों में बराबर का प्रभाव रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तो नीतियाँ ऐसी हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ही जाति देखती है कि गरीब कौन है, अंतिम व्यक्ति में कौन खड़ा है, शासन का सबसे ज़्यादा नीतियों का हक सबसे ज़्यादा किसको चाहिए, ये देखकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और उसका परिणाम है कि आज जो है आम जन वो भारतीय जनता पार्टी से खुश है। और जो सत्ता में ऐसे सत्ता का लाभ उठाने वाले लोग थे, घराने होते थे, परिवार होते थे, जो गरीब आदमी का बच्चा फर्स्ट डिवीज़न मेरिट वाला था, अपने पैसे के दम पर, अपने प्रभाव के दम पर उसकी नौकरी को खा जाते थे, वो लोग जरूर हमारे से खुश नहीं है और वो होने भी नहीं है, क्योंकि हम वो काम करेंगे नहीं। लेकिन गरीब दिल से हमारे से खुश है। हम नीतियाँ बना के काम करते हैं, चाहे बदली की बात हो, चाहे विकास की बात हो। मुख्यमंत्री जी ने 90 के 90 क्षेत्र में कोशिश की है कि समान विकास हो। सर, आप क्योंकि विकास की बात कर रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव भी है, कल से ज़िला परिषद के चुनाव शुरू हो जाएंगे, उसके बाद पंच सरपंच के चुनाव शुरू हो जाएंगे। उन चुनावों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चुनावों का माहौल कहीं ना कहीं हरियाणा में इस वक्त है और पहले चरण के ये चुनाव है, तो इन चुनावों में कैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव भाईचारे का चुनाव है और उसमें भी हमने बहुत सारा सुधार करने की कोशिश की है। हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, पंचायतों में महिलाओं का भागीदारी, हमारी जो 50% आबादी है उसको हमने बराबर की दी है। ओबीसी जो हमारे है उसका हिस्सा बराबर का देने की कोशिश की है।
और जो ये गांव की लोकल सरकार है, इसको हमारे मुख्यमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश करती है कि उनको सुदृढ़ किया जाए। लोकल बॉडी को, जो गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको सुदृढ़ किया जाए। और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, अपनी सरकार जो अपने फैसला खुद करें उसमें लगे हुए हैं। और ज़्यादातर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाने वाले लोग हैं, वो इन चुनाव में जीत के आएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं गुजरात चुनाव की और साथ ही हिमाचल चुनाव की, क्योंकि चुनावी माहौल हरियाणा में धीरे धीरे करके बन रहा है और उसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के ठीक साथ विधानसभा चुनाव हरियाणा के भी आएंगे। तो गुजरात के चुनाव कितने अहम बीजेपी के लिए, और क्या कोई चैलेंज वहां पर आम आदमी पार्टी दे भी रही है या नहीं दे रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर जगह से, देश के कोने कोने से जनता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ये हमारा जिम्मेदारी है कि पूरा भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का इलाके के अंदर कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई सरकार होती नहीं थी। आज सारी सरकारें हमारी हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं राहुल गांधी। वो कांग्रेस बचाओ यात्रा है जी, कांग्रेस में अपना प्रभुत्व बचाओ यात्रा है। जब से यात्रा शुरू की है उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, सभी को पता है कि उनसे लोग जो कांग्रेस के चत्रप हैं वो बगावत के मूड में थे। G23 वहाँ आ गई थी और बार बार उनको ईडी का जो उन्होंने घपला किया था नेशनल हेराल्ड के मामले में नोटिस आ रहा था, तो वो ध्यान किसी ने कहने से कैसे कहा कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। और उन्होंने मोदी जी ने बार बार ये बताया कि ये परिवारवादी पार्टी है, तो एक तरह से अपना नकली शक्ली चुनाव करके खड़गे जी को भी वहाँ बैठाया। अब देखते हैं खड़गे जी खड़े रहते हैं या चरणों में रहते हैं, क्या होता है। ठीक है, मैं हिमाचल चुनाव पर बात करना चाहूँगा कि क्योंकि बिल्कुल साथ लगता हुआ क्षेत्र है और पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने परफॉर्म किया, उसके बाद शायद उन्हें उम्मीद थी कि हम हिमाचल में या गुजरात में भी कुछ वैसा ही कारनामा करके दिखाएंगे। शायद इसका ही असर कि 68 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी उतार चुकी है। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि पंजाब से होते होते और हिमाचल में भी कुछ सीटें जीत जाएंगी? आप हिमाचल से संबंध रखते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार तो उनको पूरे कैंडिडेट भी नहीं मिल पाएंगे हिमाचल में। कैंडिडेट उन्होंने उतार दिए हैं, वो 68 उन्होंने पूरे कर दिए। उतार देते हैं लेकिन उनके कैंडिडेट उतरे हुए भाग जाते हैं वहाँ, क्योंकि समर्थन जनता का नहीं मिलता है तो लोगों का फेस नहीं कर पाते। और जो हाल उन्होंने पंजाब का कर रखा है, सही मायने में तो पंजाब की जनता ने, मुख्यमंत्री जी ने सांसद से सदस्यता से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री बने। पंजाब की जनता ने ही 2 महीने में उनको नतीजा दिखा दिया, वहाँ जो चुनाव हार गए। और पंजाब का बुरा हाल है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, किसान हमेशा धरने पर बैठे रहते हैं। और जो नीतियाँ उन्होंने गुमराह करने की बनाई थी, लोग उसको समझ चुके हैं। कहीं पर भी मैं समझता हूं कि जो पीक आना था आम आदमी पार्टी का वो आ चुका, और पंजाब ही इस पार्टी को वापस जहां से चली थी वहां भेजने का काम। ठीक है, मैं अब कृषि मंत्री से एक सवाल करना चाहूँगा, और वो ये कि लग रहा है आपको कि जितना वक्त अभी तक आपको मिला है, कृषि के लिहाज से हरियाणा में बेहतर काम हो पाया है? क्योंकि किसान आंदोलन भी हुआ, उस आंदोलन में हमने देखा कि बहुत से किसान वहाँ पर रहे, पंजाब से, यूपी से, उसके लिए बहुत से अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन कोविड भी था। तो क्या इन तमाम चीज़ों के बीच में वो काम आप कर पाए जो आप सोच कर आए थे कि हाँ मैं अब कृषि मंत्री हूँ, हरियाणा के लिए ये काम करूँगा? देखिए, आपके राज भाई, जो कोविड का संकट था दुनिया में, कहीं पर भी कोई काम नहीं हो पाया। वो 1.5 साल का वक्त था, जिंदा रहने का वक्त था, सरवाइव करने का वक्त था। और हम भी इसी चीज़ में लगे रहे कि जैसे तैसे करके जो वैक्सीन लगवाएं, लोगों को प्रिकॉशन दें, मास्क बंटवाएं या सैनिटाइज़र दें, इस तरह के कामों में सब लगे रहे। दूसरा, मैं समझता हूँ जब से मैं मंत्री बना हूँ
बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने आए। मेरे रहते रहते हरियाणा में टिड्डी आई, उसका प्रबंधन हमने किया। बर्ड फ्लू आया, उसका प्रबंधन हमने किया। हमारी गौ माता के अंदर लंपी स्किन डिजीज आ गई, उसका प्रबंधन हमने किया। लेकिन मैं हरियाणा के किसान को नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने मेहनत की कोरोना संकट में, देश के खाद्यान्न भंडार भरे। भारत के किसान ने भी वो किया। ऑल टाइम हाई ग्रोथ है कृषि की, तो उनको नमन करता हूँ। और देश के किसानों ने, जो किसानों के कंधे पर रख के राजनीतिक पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या कुर्सी हथियाने वाले लोग, जिन्होंने 1.5 साल को हरियाणा को बंधक बना के रखा था किसान आंदोलन के नाम पर, और जिन्होंने बाद में अपनी पार्टी बना करके पंजाब में चुनाव लड़ा, जिन्होंने ये नारा दिया कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा देंगे, लेकिन जो मतदाता थे उसमें बहुतायत किसानों की थी। किसानों ने जो समर्थन दिया है, हम उनके ऋणी हैं। वो हमारे माई बाप हैं, वो हमारे भाग्य विधाता हैं। और हमने ऐसा संकट लोकतंत्र में कभी नहीं देखा कि हम चुने हुए प्रतिनिधि थे जनता के, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे हमारे विधायक हों, और एक ऐसा आह्वान किया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़क पे ना जाने दें, गांव में ना जाने दें। हर जगह हल्ला गुल्ला, लाठियां, काला झंडे, ये वो, हाय हाय। उनका मकसद ये था कि हमारे जो मालिक हैं किसान, कि किसी तरह उनको भड़काया जाए। लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार है। इस तरह के षड्यंत्र रचने वाले, खासकर लाल झंडे वाले कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और तरह तरह के राष्ट्र विरोधी ताकतें मिलकर के जो किया था, जिस नरमी से हाथ जोड़ करके हमने वक्त गुजारा है, हम ही जानते हैं। और आज जनता से जब जाके पूछते हैं कि क्या नरेंद्र भाई मोदी का, क्या भारतीय जनता पार्टी का, क्या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का, या कृषि मंत्री जयप्रकाश का, दलाल का, क्या हमारा कोई नीयत ऐसी थी कि हम किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं? अब सारी जनता कहती है नहीं, आपकी गलती नहीं थी। हम पूछते हैं कि फिर ये क्या था? कहते हैं जी ये तो कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस, कम्युनिस्ट या और तरह तरह की पार्टी, उनके सपोर्टेड लोग थे और उनका अपना एजेंडा था। वो एजेंडा में वो कामयाब नहीं हुए और हमारे नेतृत्व ने बिल्कुल नरमी करके संयम से इस टाइम को निकाला। लेकिन इससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है और मैं मानता हूं कि जो काम हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। चलिए, अभी भी 2 साल का वक्त है, आप कह सकते हैं, और उस दौरान आपके पास मौका है कि आप काम कर पाएं। बहरहाल, आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े। आपने आदमपुर चुनाव से लेकर और अलग अलग राज्यों में चुनावों के साथ साथ जो 3 साल का कार्यकाल आपका रहा, उसमें कैसा काम किया, उसके बारे में आपने जानकारी दी। बेहद शुक्रिया सूर्य समाचार से बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपने जेपी दलाल को सुना, जो कृषि मंत्री है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं चैलेंज एक्सेप्टेड। जी हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आदमपुर उपचुनाव को जीतेगी, तो फिर जेपी दलाल भी कह चुके हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड है। मैदान में दोनों पार्टियां हैं, बल्कि 4 पार्टियां हैं। कौन जीतेगा आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही इस खास कार्यक्रम में, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर कभी नहीं रुकता। इजाजत दें, नमस्कार।